अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और ये मेरा DSSB का जो पेपर होने वाला है फरवरी में, जिसमें मेल की डेट आ गई है DSSB PGT की, उसके लिए मैं एक सेशन जो है वो लेकर आ रही हूँ। आज सिर्फ लिटरेचर का है, 25 क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशन। और चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है बता दूं आप लोगों को, DSSB का बैच हमारा पेड बैच स्टार्ट हुआ है। ये 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है, यानी कि इसी 16 जनवरी से। और फटाफट एडमिशन्स ले रहे हैं। 3 तरीके के बैचेस हैं ये। एक है सबसे पहला ग्रामर और लिटरेचर का लाइव बैच, दूसरा है सिर्फ लिटरेचर का बैच, और तीसरा है ग्रामर और लिटरेचर का वीडियो बैच। 3 तरीके के बैचेस है। आपको करना क्या है, इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर अपनी पसंद के हिसाब से बैचेस में देखना है, और अगर जौन सा आपको पसंद आए खरीद लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और इसके अलावा ये अभी तो फिलहाल मैं DSSB के बारे में ही बता रही हूँ। आप स्टोर में जाकर देखेंगे, वहाँ आपको बहुत सारे बैचेस, बहुत सारी चीज़ें आपकी पसंद के हिसाब से मिल सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश प्ले इन ब्लैंक वर्स इज टाइटस एंड्रोनिकस, गॉर्बोडक, हैमलेट या स्पेनिश ट्रेजेडी। पहला इंग्लिश प्ले जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था वो कौन सा था? तो जो फर्स्ट इंग्लिश प्ले था जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, दैट वाज गॉर्बोडक। गॉर्बोडक के बारे में अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो है वो देना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक्स्ट्रा जानकारी दें, तो गॉर्बोडक जो पहली ट्रेजेडी थी लिखी गई थी इंग्लिश में, जिसका सब टाइटल है फेरेक्स एंड पोरेक्स। इसका सब टाइटल है फेरेक्स एंड पोरेक्स। फेरेक्स एंड पोरेक्स इसका सब टाइटल है। इट इज सब टाइटल फेरेक्स एंड पोरेक्स। और ये लिखा था नॉर्टन एंड सैकविल के द्वारा ये लिखा गया था। और ये जो है इनर टेम्पल में इसको परफॉर्म किया गया था। इनर टेम्पल में इट वाज परफॉर्म्ड इन इनर टेम्पल इन 1561। 1561 में इसको परफॉर्म किया गया था इनर टेम्पल में। और क्वीन एलिजाबेथ के सामने इसे परफॉर्म किया गया था 1562 में, एंड प्रेजेंटेड बिफोर क्वीन एलिजाबेथ इन 1562। क्वीन एलिजाबेथ के सामने इसको 1562 में इसको प्रेजेंट जो है वो किया गया था, और बाय द जेंटलमैन ऑफ द इनर टेम्पल। तो ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दी। तो पहला इंग्लिश प्ले जो ब्लैंक वर्स में है, दैट इज गॉर्बोडक, फेरेक्स एंड पोरेक्स, और टॉमस नॉर्टन एंड सैकविले के द्वारा लिखा गया है। इनर टेम्पल में 1561 में परफॉर्म किया गया था, क्वीन एलिजाबेथ के सामने 1562 में इनर टेम्पल के लोगों के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, द राइटर ऑफ होली सॉनेट्स इज जॉन डन, GM हॉपकिंस, विलियम ब्लेक या टॉमस टहन। तो राइटर ऑफ होली सॉनेट्स के जो राइटर हैं वो हैं जॉन डन। 19 सॉनेट्स इन्होंने लिखे हैं। 19 सॉनेट्स हैं जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, होली सॉनेट्स, और जिसे जो है वो डिवाइन मेडिटेशंस भी कहा जाता है, या डिवाइन सॉनेट्स भी। इनके सॉनेट्स को डिवाइन मेडिटेशन या डिवाइन सॉनेट्स भी कहा जाता है। 19 सॉनेट्स हैं ये, और ये उनकी मृत्यु के बाद ये पोस्थुमसली पब्लिश्ड हुए थे, जो दैट वर पब्लिश्ड इन 16 सॉरी क्या कर रही हूँ, ये पोस्थुमसली पब्लिश हुए थे 1633 में। ये जो होली सॉनेट्स या डिवाइन मेडिटेशंस या डिवाइन सॉनेट्स जो 19 सॉनेट्स हैं, ये उनकी मृत्यु के बाद 1633 में इन्हें पब्लिश किया गया था। ठीक है। और इनके जो सॉनेट्स हैं ये पेट्रियार्कन सॉनेट्स होते हैं, क्वाट्रेन जो पेट्रियार्कन सॉनेट्स हैं, और 2 क्वाट्रेन एंड असिस्टेड। Who introduced blank verse into English? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैंने कराया था। ब्लैंक वर्स को इंग्लिश में जो इंग्लैंड में जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा है वो है अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे ने इसमें एनियड को जब इन्होंने ट्रांसलेट करा था, बुक 2 एंड बुक 4 को उन्होंने ट्रांसलेट करा था, तब ये ब्लैंक वर्स को लेकर आए थे। ब्लैंक वर्स को इंग्लिश पोइट्री में लेकर आए थे हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे, और जो कि ही इज नोन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, रेनेसांस पोइट्री।
और इन्होंने जो वर्जिल की बुक है एनियड, ये जो रोमन पोएट थे वर्जिल की जो बुक है एनियड, उसकी बुक सेकंड एंड बुक फोर्थ को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था और उसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया था। तो इन्होंने जो है ये इंग्लैंड में इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी ब्लैंक वर्ड्स। द पीजेंट्स रिवोल्ट टुक प्लेस इन द ईयर, Peasants Revolt 1215, 1300, 1345, 1381। Peasants Revolt जो हुआ था that was in 1381। ये क्या था? It was the aftermath of Black Death। 1348 से 50 तक इंग्लैंड में ब्लैक डेथ यानी कि ब्यूबॉनिक प्लेग से बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, 1/3 जनता जो है वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जब रिचर्ड सेकंड, जनता ऑलरेडी युद्ध का बोझ जो है वो झेल रही थी, एंड एट दैट टाइम व्हेन रिचर्ड सेकंड असेंडेड द थ्रोन एंड ही रीस्टार्टेड द वॉर्स, एंड फॉर दैट ही जस्ट इंट्रोड्यूस्ड अ पोल टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। और पहले से जो जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी, ब्लैक डेथ एंड ऑल सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी जनता, वो इस पोल टैक्स को नहीं झेल पाई, तो उन्होंने इसका जो है रिवोल्ट करा। इस रिवोल्ट में जो उनको सपोर्ट किया वॉट टाइलर ने करा, इसलिए इसको पीजेंट्स रिवोल्ट या वॉट टाइलर्स रिबेलियन भी कहा जाता है। लेकिन इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया और वॉट टाइलर को जो है उनको बीहेडेड कर दिया गया और इस रिवोल्ट को ख़त्म कर दिया गया। और इसमें पीजेंट्स रिवोल्ट या वॉट टाइलर्स रिबेलियन के नाम से इसे जाना जाता है। 1381 रिचर्ड सेकंड के पोल टैक्स के अगेंस्ट था। टोटल्स मिसलेनी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1552, 1557, 1560 या 1564। टोटल्स मिसलेनी रिचर्ड टोटेल ने 1557 में सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स जो हैं वो पब्लिश करे, जिसे टोटल्स मिसलेनी के नाम से जाना जाता है। रिचर्ड टोटेल नाम था पब्लिशर का। 1557 में सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स नाम से उन्होंने पब्लिश करा, जिसे जाना जाता है टोटल्स मिसलेनी के रूप में। और ये इसमें हेनरी हॉवर्ड और यानी कि अर्ल ऑफ सरे और मिस्टर यार्ड, इनके जो वर्क्स हैं वो इसमें उन्होंने पब्लिश किए। तो टोटल्स मिसलेनी आया था, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स के नाम से भी जानते हैं, दैट इज 1557। इट केम इन द ईयर 1557। नाउ हु कॉल्ड स्पेंसर द पोएट्स पोएट? चार्ल्स लैम्ब, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू आर्नल्ड या टी.एस. इलियट? सबसे पहले स्पेंसर किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? स्पेंसर जाने जाते हैं, ही इज़ नोन फॉर हिज फेरी क्वीन। वो जाने जाते हैं अपनी फेरी क्वीन के लिए। फेरी क्वीन, स्पेंसर वांटेड टू राइट एन एपिक। एन एपिक कंसिस्ट 12 बुक्स। स्पेंसर कुड कंप्लीट ओनली 6 बुक्स। ठीक है जी। इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें उन्होंने स्पेंसेरियन स्टेंजा को इंट्रोड्यूस कराया। ही इंट्रोड्यूस स्पेंसेरियन स्टेंजा, यानी कि 9 लाइन के स्टेंजा को इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और ये उन्होंने जो डेडिकेट करी है, क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट करी है। स्पेंसर को पोएट कहा था चार्ल्स लैम्ब ने। रोमांटिक एसेज थे, चार्ल्स लैम्ब ने कहा है। द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन appears in Shakespeare's A Midsummer Night's Dream, As You Like It, Twelfth Night, The Tempest. If music be the food of love, play on. ये जो वर्ड्स हैं कि अगर म्यूज़िक जो है वो प्रेम का फूड है तो उसे इतना जो है उसको प्ले करो कि उसकी भूख ही ख़त्म हो जाए। ये प्ले है ट्वेल्थ नाइट। और व्हाट यू विल, ट्वेल्थ नाइट जो है ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और ये वर्ड्स हैं ड्यूक ऑर्सिनो के। ये ड्यूक ऑर्सिनो के जो है वो शब्द हैं। द फेमस बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज रिटन बाय डवर विल्सन, कॉलरेज, चार्ल्स लैम्ब, A.C. ब्रैडले। ये फेमस बुक जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है लिखी गई है A.C. ब्रैडले के द्वारा। A.C. ब्रैडले ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अलावा
और एक और लिखा है ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री। इन्होंने एक और बुक लिखी है ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री। एक ये भी है, AC ब्रेडले का वर्क है ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री। और ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है दैट इज इन 1904 की है, और ये ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री ये 1909 की है। और इसमें 10 लेक्चर्स हैं। इट कंप्राइजेस 10 लेक्चर्स। ये 1904 की है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री 1909 की है। The metaphysical poets use the carpe diem philosophy, which means remember you will die, seize the day, eat, drink and be merry, organic unity। तो कार्pe diem जो है ये फिलॉसफी किसकी है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है सीज द डे, प्लक द डे। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, इसे कहा जाता है कार्pe diem। और ये कहाँ से आया है टर्म, इसके बारे में बताती हूँ। ये रोमन पोएट थे हॉरिस। रोमन पोएट हॉरिस की ये इनके द्वारा दिया हुआ ये टर्म है कार्pe diem। कार्pe diem का जो मीनिंग होता है दैट इज सीज द डे, दैट इज सीज द डे। रोमन पोएट हॉरिस ने दिया था। लैटिन, ये लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है प्लक द डे और सीज द डे। और इसमें इसका मतलब एंजॉय एज मच एज यू कैन। और जो मोस्ट ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री है दैट इज बेस्ड ऑन दिस फिलॉसफी कार्pe diem। एंड्रयू मार्वेल की जो पोएम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, वो भी कार्pe diem फिलॉसफी पर ही है, दैट इज सीज द डे। और ये कहाँ से, ये लैटिन टर्म है, कहाँ से लिया गया है, रोमन पोएट हॉरिस। द मेजर थीम ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज मॉर्निंग अ डेथ, सैटन्स डिसोबीडियंस, फॉल ऑफ मैन, द क्रिएशन ऑफ मैन। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की जो थीम है वो क्या है, दैट इज फॉल ऑफ मैन। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है वो सेकेंडरी एपिक है और उसकी थीम है दैट इज फॉल ऑफ मैन। फॉल ऑफ मैन है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, एक सेकेंडरी एपिक है। इसमें 12 जो हैं वो बुक्स हैं, और ये ओरिजिनली जो लिखा गया था इट वाज रिटन इन 10 बुक्स, लेटर ऑन इट वाज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स इन द मैनर ऑफ एपिक। और ये मेन थीम जो है इज द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का जो मेन थीम है फॉल ऑफ मैन। तो पहली बात, इसमें 12 बुक्स हैं, ओरिजिनली 10 बुक्स थी। फिर सेकेंडरी, फिर एपिक को ट्रेंड को फॉलो करते हुए 12 बुक्स को में इसको डिवाइड करा गया, और इसकी थीम है द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फॉल। In Macflecno, Dryden ridiculed his principal opponent, Thomas Shadwell, Alexander Pope, Kalikeba या Lewis Theobald। मैकफ्लेक्नो में ड्राइडन ने रिडिक्यूल करा है शेडवेल को, टॉमस शेडवेल को। ये जो वर्क है 17th सेंचुरी का सेटायर है, दैट इज मैकफ्लेक्नो। और मैकफ्लेक्नो और ए सेटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट, इसका जो सबटाइटल है वो ये है मैकफ्लेक्नो का a satire upon the true blue Protestant poet। ये इसका सबटाइटल है, अ सेटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट। और ये इसमें शेडवेल पर उन्होंने अटैक करा, ये इसका सबटाइटल है, और आंसर है इसका टॉमस शेडवेल। मैकफ्लेक्नो एंड द जो कंप्लीट इसका जो सबटाइटल है, अ सेटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट।
द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज रिटन बाय होना चाहिए था. द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज रिटन बाय. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के जो बायोग्राफर थे वो थे जेम्स बॉसवेल. दैट वाज जेम्स बॉसवेल. जेम्स बॉसवेल जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बायोग्राफर थे और इन्होंने लिखा है लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन. लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन जिसे हैरोल्ड ब्लूम ने कहा है द ग्रेटेस्ट बायोग्राफी रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज. जेम्स बॉसवेल के द्वारा लिखी हुई द लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉनसन, इनका वर्क है द लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉनसन. लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ये वर्क है जेम्स बॉसवेल के द्वारा लिखा गया है. हैरोल्ड ब्लूम ने इसे कहा है द ग्रेटेस्ट बायोग्राफी एवर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज. स्क्वायर ऑलवर्दी इज अ कंट्री जेंटलमैन हु अपीयर्स इन ट्रिस्ट्राम शैंडी, ओलिवर ट्विस्ट, टॉम जोन्स या जेन आयर. स्क्वायर ऑलवर्दी ये आए हैं टॉम जोन्स में. द आंसर इज टॉम जोन्स. टॉम जोन्स या जिसका पूरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स और हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स या अ फाउंडलिंग, ये वर्क जो है हेनरी फील्डिंग का वर्क है. ये कैरेक्टर जो है टॉम जोन्स और हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग का ये वर्क है. और ये नॉवल जो है वो बिल्डिंग्स रोमन भी है. ये नॉवल बिल्डिंग्स रोमन भी है. बिल्डिंग्स रोमन का मतलब होता है द नॉवल ऑफ अ ग्रोथ ईयर. ये बिल्डिंग्स रोमन के साथ पिकारेस्क नॉवल भी है. ये बिल्डिंग्स रोमन नॉवल भी है और ये पिकारेस्क नॉवल भी है क्योंकि ये पिकारेस्क भी है. बिल्डिंग्स रोमन का मतलब होता है नॉवल ऑफ द फॉर्मेशन ईयर्स. तो ये टॉम जोन्स के फॉर्मेशन ईयर्स का भी है और पिकारेस्क भी है कि एडवेंचर्स ऑफ द रग है किसका, हेनरी फील्डिंग का. और ये इसमें स्क्वायर ऑलवर्दी कैरेक्टर किसमें है, टॉम जोन्स में. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वर रिटन बाय रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, टॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस लिखे गए हैं विलियम ब्लेक के द्वारा, जिन्हें he was a very talented poet. He was not only a poet, was also a painter as well. जिन्होंने मिल्टन के जो वर्क्स की उसमें वाटर कलर पेंटिंग्स जो हैं उन्होंने बनाई हैं. वो एक प्रिंटर भी थे, पेंटर भी थे, पेंटर पोएट कहा जाता है विलियम ब्लेक. और ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द सैटर्न ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखे गए हैं विलियम ब्लेक के द्वारा. ही लेकिन उनको जो एक कहना चाहिए उनको एक माना गया, ही वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट पोएट ओनली आफ्टर हिज डेथ. उनकी मृत्यु के बाद उनको एक ग्रेट पोएट जो है वो माना गया. और मेजर वर्क्स हैं उनके द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज ऑल्सो वन ऑफ हिज मेजर वर्क्स. Under what name does Lamb's sister Mary appear in his essay? चार्ल्स लैम्ब एसेज लिखा करते थे. वो एसेज लिखा करते थे इलिया के नाम से. स्यूडोनिम था उनका इलिया. तो वो तो इलिया के नाम से आते थे, मगर उनकी सिस्टर मैरी लैम्ब भी उनके एसेज में आती थी. उनके एसेज आप जानते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल एसेज जो हैं वो हुआ करते थे और उनकी सिस्टर भी उसमें आती थी. तो वो उसको जो है कज़न ब्रिजेट के रूप में दिखाते थे. तो उनके एसेज में मैरी लैम्ब जो है आया करती थी कज़न ब्रिजेट के रूप में, कज़न ब्रिजेट के रूप में आती थी. ये चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक एरा के एसेज थे. एक इनके एसेज की खूबी ये है ऑटोबायोग्राफिकल एसेज हुआ करते थे. इसके अलावा इनके एसेज की एक खूबी थी जो है मिंगलिंग ऑफ पैथोस एंड ह्यूमर हुआ करता था. अपने इन्होंने जो स्यूडोनिम ले रखा था वो था इलिया और इनकी जो सिस्टर थी मैरी लैम्ब वो ब्रिजेट के रूप में, सिस्टर कज़न ब्रिजेट के रूप में आती थी. उनके जो एसेज थे वो पर्सनल और कन्वर्सेशनल स्टाइल में हुआ करते थे. और चार्ल्स
उन्होंने सबसे पहले जो ये स्यूडोनिम यूज किया था इलिया, ये साउथ सी हाउस नाम के एसे में यूज किया था. ही फर्स्ट यूज्ड द स्यूडोनिम साउथ सी हाउस. What is the subtitle of Waiting for Godot? A comedy in two acts, an absurd play, a tragicomedy in two acts. जो वेटिंग फॉर गोडॉट है, वेटिंग फॉर गोडॉट जो वर्क है ये सैमुअल बैकेट का वर्क है. वेटिंग फॉर गोडॉट इज अ वर्क बाय सैमुअल बैकेट. ठीक है जी, सैमुअल बैकेट के द्वारा ये लिखा गया प्ले है वेटिंग फॉर गोडॉट. इसका सबटाइटल है अ ट्रेजिक कॉमेडी इन टू एक्ट्स, यानी कि ऑप्शन है इसका डी. ये एक एब्सर्ड प्ले है ना. थिएटर ऑफ एब्सर्ड के लिए हम सैमुअल बैकेट को जानते हैं. ये एक एब्सर्ड प्ले, ये जो प्ले है ये एक एब्सर्ड प्ले है. ये एक एब्सर्ड प्ले है और ये इसका सबटाइटल है अ ट्रेजिक कॉमेडी इन टू एक्ट्स. ओरिजिनली ये लिखा गया था फ्रेंच में, एन अटेंडेंट गोडॉट. ओरिजिनली ये फ्रेंच में लिखा गया था. इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच. और इंग्लिश में भी इसको जो है वो बैकेट ने ही ट्रांसलेट करा. ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच, फ्रेंच में लिखा गया था एन अटेंडेंट गोडॉट करके. और ये इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन. वेटिंग फॉर गोडॉट, ये गोडॉट है क्या ये किसी को नहीं पता चलता. और यहां पर नो वन कम्स नो वन गोज, किसी को कुछ नहीं पता. तो दैट इज वाई इट्स एन एब्सर्ड प्ले. ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी. अ लाइन फ्रॉम एंडीमियन, ओड टू अ स्काईलार्क, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, टिंटन एबे. आप इस लाइन को पढ़कर ही समझ गए होंगे. ये लाइन जॉन कीट्स की लाइन्स हैं. कौन से वर्क की लाइन है ये आप ये भी समझ गए होंगे. दैट इज ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न जो कि उनका एक ओड है, उसमें संबोधित किया है उन्होंने अर्न को. अर्न किसे कहते हैं? अस्थि कलश को कहा जाता है. तो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी. ये नोन टू ऑल एंड ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो. यही धरती पे सबको पता है और सबको पता होने की जरूरत है. जॉन कीट्स का ये वर्क है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. The Confessions of an English Opium Eater, published in 1821, was written by. Confessions of an English Opium Eater, ये लिखा गया है किसके द्वारा? रोमांटिक राइटर टॉमस जी क्विंसी के द्वारा लिखा गया है, जिनका एक और बहुत फेमस वर्क है ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मकबेथ. बहुत ही फेमस ऐसे है उनका ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मकबेथ, जिसमें उन्होंने पोर्टर सीन के ऊपर ये वर्क लिखा है. कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ये पार्ट ऑफ उनकी ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है. दैट इज लार्ज बायोग्राफी का पार्ट है. दैट इज कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर. मैगी टलीवर इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन. मैगी टलीवर सेंट्रल कैरेक्टर है किसमें? मैगी टलीवर सेंट्रल कैरेक्टर है. दैट इज मिल ऑन द फ्लॉस. दैट इज मिल ऑन द फ्लॉस. किसका नॉवल है? ये जॉर्ज इलियट का नॉवल है. मैंने अपने एमए में पढ़ा था ये नॉवल. ये मिल ऑन द फ्लॉस का है. ये नॉवल किसका है? जॉर्ज इलियट का ये नॉवल है. और इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, टॉम एंड उनकी सिस्टर है मैगी टलीवर को दिखाया गया है. टॉम एंड मैगी टलीवर. The protagonist of D.H. Lawrence Sons and Lovers is. Sons and Lovers जो D.H. Lawrence का नॉवल है, उसमें आप लोगों को पता होगा इसमें इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो दिखाया गया है. इडिपस कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हेन अ सन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिज मदर. तो इसमें सन्स एंड लवर्स जो उन्होंने का नॉवल है, उसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? दैट इज पॉल मॉरल. पॉल मॉरल वो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है. सन्स एंड लवर्स 1913 की कहानी है. और ये इसमें सन्स एंड लवर्स को ओरिजिनली जो टाइटल था दैट वाज पॉल मॉरल. ओरिजिनली टाइटल्ड, इट वाज ओरिजिनली टाइटल्ड पॉल मॉरल.
ओरिजिनली इस नॉवल का टाइटल पॉल मॉरल ही था। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ हार्डीज टेस्ट ऑफ द डी अर्बोविले? हार्डी की जो टेस्ट ऑफ द डी अर्बर, वर्च्यू रिवॉर्डेड, मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, अ प्योर वुमन, अ ट्रेजिक कॉमेडी। Pamela, virtue rewarded. She stoops to conquer. Mistakes of a night. And Tess of the d'Urberville का A Pure Woman. ये मैंने आपको इनके बाकियों के बारे में बताया कि वर्च्यू रिवॉर्डेड किसका है, मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट किसका है, और टेस ऑफ द d'Urberville हार्डी की ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल नॉवल है जिसमें टेस जो है शी वॉज सिड्यूस्ड बाय एलेक, स्टिल शी इज कॉल्ड अ प्योर वुमेन एंड दैट टू इन अ विक्टोरियन कंजर्वेटिव सोसाइटी। तो हार्डी की टेस्ट ऑफ द d'Urberville किस का जो सब टाइटल है वो है अ प्योर वुमेन। दैट इज हार्डी बिलोंग टू विक्टोरियन एरा एंड ये जो नॉवल है इट वॉज पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश न्यूज़पेपर द ग्राफिक इन 1891। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो इसका सबटाइटल था दैट वाज कंट्रोवर्शियल। व्हाई इट वाज कंट्रोवर्शियल? बिकॉज टेस वाज seduced by Alec and still she was called a pure woman. Fern Hill is a poem of childhood memories by Dylan Thomas, Philip Larkins, Ted Hughes या W.H. Auden। 20th सेंचुरी के पोएट हैं डायलन थॉमस, उनके द्वारा लिखी हुई पोएम है दैट इज फर्न हिल, उनके द्वारा लिखी हुई पोएम है। डायलन थॉमस की वर्क है ये फर्न हिल। "1984 इज अ डिस्टोपियन नॉवल। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि डिस्टोपियन नॉवल का मतलब क्या होता है। डिस्टोपियन का मतलब होता है वेयर नथिंग इज परफेक्ट। यूटोपियन का मतलब होता है वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। यूटोपियन मीन्स a place nowhere to find where everything is perfect, and dystopian का मतलब होता है where everything is imperfect। तो 1984 जो नॉवल लिखा गया है वो किसका है? 1984 इज अ वर्क बाय जॉर्ज ऑरवेल, एंटनी पवेल, D.H. लॉरेंस या ग्राहम ग्रीन। तो 1984 इज अ डिस्टोपियन नॉवल बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया नॉवल है 1984, और जॉर्ज ऑरवेल का ये उनका पेन नेम था एरिक आर्थर ब्लेयर। इनका जो रियल नेम था वो था एरिक आर्थर ब्लेयर। और इन्होंने जो है, इससे पहले आपने इनका जो वर्क है एनिमल फार्म, जो कि एक एलिगरी है रशियन रेवोल्यूशन पर, वो आपने पढ़ रखा है। एरिक आर्थर ब्लेयर इनका रियल नेम था, पेन नेम था इनका जॉर्ज ऑरवेल। इन्होंने एलिगरीज लिखी हैं 20th सेंचुरी में। एनिमल फार्म जो है वो इनकी एलिगरी है सोशलिज्म पे। 1984 ये टोटलिटेरियन रेजीम पर है। ये एक ये डेनंसिएशन है टोटलिटेरियन रेजीम पर। और इसका जो प्रोटैगनिस्ट दिखाया है दैट इज विंस्टन स्मिथ। विंस्टन स्मिथ ये इसका प्रोटैगनिस्ट है। एरिक आर्थर ब्लेयर, विंस्टन स्मिथ। George Orwell was known for his political allegories, and he wrote that Animal Farm, which is a political allegory for Russian Revolution, and that 1984 it is the denunciation of totalitarian regime. Now the next question is, in which novel does a character die saying the words the horror, Lord of the Flies, The Power and the Glory, Sons and Lovers, Heart of Darkness। भाई एक ये जो नॉवल है, जो वर्ड्स है, ये बहुत ही फेमस वर्ड्स हैं, और ये वर्ड्स हॉरर है। हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? जोसेफ कॉनरेड ने, जो कि एक पॉलिश राइटर थे। जोसेफ कॉनरेड के द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो ये कैरेक्टर है वो ये कहता है द हॉरर। हार्ट ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखा गया है? जोसेफ कॉनरेड के द्वारा, जो कि एक पोलैंड के राइटर थे, जोसेफ कॉनरेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी वर्स, क्वेश्चन को शुरू भी यहीं से कर रहा था, खत्म भी यहीं से कर रहे हैं कि ब्लैंक वर्ड्स पे कौन सी ब्लैंक वर्ड्स में सबसे पहले आने वाली प्ले कौन सा था और फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी थी। फर्स्ट रेगुलर इन मतलब शुरुआत भी यहीं से करी थी। फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी थी गॉर्बडक और द फेरेक्स एंड पोरेक्स, गॉर्बडक और फेरेक्स एंड पोरेक्स यहीं से शुरुआत करी थी, यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। पहला प्ले था जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था। ये रिवेंज ट्रेजेडी है, मॉडल्ड है, सेनेका के मॉडल पे जो है मॉडल्ड है और नॉर्टन एंड सेक्विले के द्वारा लिखा गया है। और इसमें बाकी तो चीज़ें मैंने बताई दी थी। तो ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चंस का सेशन और इसके साथ मैंने इसमें आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जो आई थिंक विल बी हेल्पफुल फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।